नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस डेस्क में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित ऑडिटर का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि 29 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ था। तो इसमें 150 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संसद। आर्टिकल 116 में लेखानुदान का वर्णन है और 226 में संचित निधि का वर्णन है। आर्टिकल 114 में वर्णित है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता है। तो 114 में विनियोग विधेयक का वर्णन है, 116 में लेखानुदान का वर्णन है और 226 में संचित निधि का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यूपी में 31 सीट है और महाराष्ट्र में 19 सीट है, तमिलनाडु में 18 सीट है और बिहार में 16 राज्यसभा की सीटें होती हैं और इसी के बराबर वेस्ट बंगाल में भी सीटें होती हैं 16। नेक्स्ट 3 नंबर है, भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? ये संविधान के संशोधन संबंधी सारे प्रोग्राम जो भी होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं, अर्थात संसद में इसका संशोधन का प्रक्रिया प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह हुआ है, वो किस अनुच्छेद में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। अनुच्छेद 352 में इस कैबिनेट का एक बार मात्र वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास कौन कौन से विकल्प बचते हैं, कौन कौन से विकल्प होते हैं? तो ये पहला है कि वो अपनी अनुमति दे सकता है, बिल्कुल ठीक है। अपनी अनुमति रोक भी सकता है, ये भी सही है। पुनर्विचार के लिए बिल को वापस भी भेज सकता है, ये भी सही है। और बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, तो ये भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के सब्सिडरी के ही रूप में राज्यपाल किसी स्टेट को लीड करता है, तो ये भी सही है। 5वां है कि बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये गलत है, ये नहीं होगा। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं, पंचायत सदस्य की योग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि पंचायत सदस्य की योग्यता ऐसी संस्था करेगी जिसे राज्य विधानमंडल उसको ऑर्डर दे या उसको डिनोट करे। तो इसका वर्णन है आर्टिकल 243 के एफ सेक्शन में वर्णन है कि पंचायत सदस्य की योग्यता का निर्धारण किस आधार पर करेगा, कौन करेगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, ये मिलान करना है। आर्टिकल 48 समान नागरिक कोड है और आर्टिकल 50, तो ये पहला तो गलत है। समान नागरिक कोड संहिता जो कि 44 होता है, ये तो 48 दिया हुआ है, ये गलत है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल है, ये भी गलत है। इसका वर्णन है 45 में। और ग्राम पंचायत का गठन 40 होना चाहिए, तो यहाँ पर 49 है, ये भी गलत है। और कार्य का अधिकार ये 40, ये भी गलत है, ये तो पंचायत ग्राम पंचायत का गठन ये होना चाहिए। और 45 है समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये भी गलत है, ये आर्टिकल 39 सेक्शन ए है, ये इसका सही आंसर। तो इस तरह 7 का आंसर डी होगा। ये सारे ऑप्शन है जो है असत्य हैं, तो असत्य मेल को चुने क्वेश्चन था, तो सारे असत्य हैं, कोई सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और इसका 1 मिनट आपको ये बता दें, आर्टिकल 48 जो है इसमें क्या वर्णन है? आर्टिकल 48 में कृषि और पशु का संगठन का वर्णन है।
आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, पृथक्करण किया गया अनेक दृष्टिकोणों से। तो 50 से याद रखेंगे 50-50 बराबर बराबर कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण याद रहेगा। नेक्स्ट 49 है। 49 में वर्णन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं के संरक्षण संबंधी। और 40 तो आपको पता ही है ग्राम पंचायत के गठन से है। और 45 जो है आपको बाल्यकाल अवस्था की देखभाल के लिए है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको समाहित किया गया है। नेक्स्ट 8 नंबर है उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। संसद के पास अधिकार है कि हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र का क्या होना चाहिए, दिशा निर्देश रूपरेखा, तो वो बदलाव कर सकता है केवल संसद। और वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ एक होता ही है। नेक्स्ट है 9 नंबर राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये आपको सबको पता है। और महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व उन्हें सूचित करना अनिवार्य है। तो संसद के दोनों सदनों में इसको पारित किया जाता है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन के आधार पर सुझाव पर ही राष्ट्रपति को कार्यकाल से समाप्त हटाया जा सकता है। नेक्स्ट 10 नंबर है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो ये राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लागू किया जा सकता है आर्टिकल 213 के तहत। और यदि केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वो राष्ट्रपति लागू करते हैं आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश लागू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यपाल के द्वारा राज्य में आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर है भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 के बीच हुआ था। पंचवर्षीय योजना है ये 1969 से 74 के बीच हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच कितने साल का अंतराल था। तो 66 में ख़त्म हुआ और 69 में चालू हुआ, तो ये 3 साल का अंतराल हुआ। और ये 3 सालों में योजना अवकाश रहा 1966 से लेकर के 1969 तक योजना अवकाश रहा भारत में। तो एक कोई क्वेश्चन बनता है कि भारत में योजना अवकाश कब से कब रहा, तो 66 से 69। अगला है अस्थायी अनुमानों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपए में चालू कीमतों पर 2018-19 में कितना था। तो ये तब के समय के अनुसार में ये था 1,26,406 रुपया, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावित हुआ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लागू हुआ, प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है काले धन को सफ़ेद करने से रोकना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का काम है। अगला है 14 नंबर मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में क्या क्या सम्मिलित है। तो इसमें जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, ये सभी सम्मिलित होता है मानव विकास सूचकांक में। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 1991 पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था, जो कि यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया था। यूएनडीपी हो गया यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर है भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। ये आधारित है निजीकरण पर, उदारवादिता पर, वैश्वीकरण पर, सभी पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो 1991 में औद्योगिक नीति मनमोहन सिंह द्वारा शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था भुगतान संतुलन को दूर करना, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना।
अगला 16 नंबर है ट्राइसेम, जिसको ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण एक योजना थी। इसका कार्यक्रम किस से संबंधित है? तो ट्राइसेम योजना जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। ये 1979 में इसका प्रचलन किया गया, चालू किया गया, और इसको 1999 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। अगला है भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई? तो इसको 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति जारी की गई थी। तब उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय उद्योग मंत्री थे, और उस समय इसका नीति था, औद्योगिक नीति का पहला उद्देश्य था मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए। 18 नंबर है मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन कब किया गया? तो ये किया गया 25 सितंबर 2014 को। और नेक्स्ट 19 नंबर है नाबार्ड, जिसका स्थापना 1982 में हुआ था। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ये राष्ट्रीय बैंक है। इसका लक्ष्य क्या है? तो नाबार्ड का लक्ष्य कृषि ग्रामीण शाख कृषि हेतु, और नाबार्ड का 1982 हो गया। सेबी की स्थापना 1992 में होता है, और सिडबी का 1990 में, और NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इसकी स्थापना 1996 में की गई। नेक्स्ट अगला 20 नंबर है भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है। मतलब भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1980 से 85 के बीच में प्रारंभ किया गया था, जिसमें पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था। अगला 21 नंबर है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि बिहार में लिंगानुपात 918 है, और वहीं केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात 943 है। 22 नंबर है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा पटना, जो कि जनसंख्या है 16 लाख, लगभग 16.83 लाख। और यही न्यूनतम जनसंख्या पूछा जाए तो ये शेखपुरा में होगा, जहाँ पर 1.11 लाख है जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार। अब तो 2021 हो गया, तो ये जनसंख्या जब तक जनगणना होगा नहीं तब तक ये आंकड़ा यही पहले वाला माना जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या 38 है बिहार में, और नवीनतम जिला अरवल है, जिसको 2001 में जहानाबाद से अलग होकर बनाया गया था। अगला 24 नंबर है स्मार्ट शहर मिशन योजना। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में कितने शहर चुने गए बिहार से? तो बिहार से चुने गए थे 4 शहर, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ है। अगला है 25 नंबर जनगणना 2001 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल कितना है? तो सभी विकल्प इसके गलत है। इसका साक्षरता दर बिहार में 61.8% है, और वहीं केंद्र में 74.04% है। अगला है के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लखनऊ में कैंपबेल था, और हडसन और निकोलसन था। हडसन और निकोलसन दोनों थे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और लखनऊ में कैंपबेल था, कानपुर में कैंपबेल था, इलाहाबाद में कर्नल नील था, और पटना में विलियम टेलर ने विद्रोह को दबाया था 1857 का। अगला है दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1/1/1877। तो अब याद रखेंगे 11 और 77, इस तरह याद रखेंगे दिल्ली दरबार का डेट। तो
लॉर्ड लिटन को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, ओवेन मेरेडिथ के नाम से जानते हैं लॉर्ड लिटन को। तो 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित करने के लिए दरअसल ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट 28 नंबर चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। अगला है, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो एनी बेसेंट ने किया था द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। सूची का मिलान करना है। इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद पहला का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था और इसका डी आंसर होगा। तो पहला का 2 हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय हुआ था और द्वितीय अफगान युद्ध लिटन के समय हुआ था और धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद कब आया, कब हुआ? तो 1883-84 में। द्वितीय अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1878 के आसपास, 78 से 80 के बीच। और धार्मिक योग्यता अधिनियम ये लॉर्ड डलहौजी के समय लागू किया गया जो कि 1850 में आया था। और प्राचीन स्मारक अधिनियम ये 1904 में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इल्बर्ट बिल, ये दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर की ओर। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो 1906 में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा अहरार आंदोलन का प्रारंभ किया गया था और 1907 में इसके नेतृत्व में मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खां और हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खां एवं मजहरुल हक थे। तो अहरार आंदोलन से संबंधित ये चारों थे। इनमें से कौन से नहीं थे बोल रहे हैं? तो इनमें से कोई नहीं था, सभी थे शामिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला 32 नंबर है। मिलान करना है। करियानंद शर्मा, तो करियानंद शर्मा मुंगेर से थे संबंधित और यदुनंदन शर्मा गया से संबंधित थे। जमुना कारंजी सारण से संबंधित थे और राहुल संस्कृतियान अनवारी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर था सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही सुमेलित आपका ये सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपल, ये सही सुमेलित है। और नवयुग के रचयिता, नवयुग के लेखक थे S.A. डांगे, ये भी सही है। गलत है ये नवयुग का, सॉरी, ये नवयुग के लेखक थे S.A. डांगे। ये नवयुग गांधी बनाम लेनिन था, ये गलत है। और कॉमरेड मोहम्मद अली ठीक है और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है 34 नंबर। इनमें से काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित कौन नहीं थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी 9/8/1925 को हुआ था। ये 8 डाउन ट्रेन को रोक करके काकोरी नामक स्टेशन पर इसको लूटपाट किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे। इन्होंने सब मिल करके ये घटना को अंजाम दिया था और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भाग चले थे, फरार हो गए थे, जिन्होंने अपने आप को खुद को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में गोली मार ली थी ताकि अंग्रेजों से नहीं पकड़ा पाए। और अगला है 35 नंबर। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चोरी चौरा कांड ये जो है ये सुमेलित नहीं है, गलत है। चोरी चौरा 1922 में हुआ था, 20 में नहीं हुआ था। बाकी सब सही है। दांडी यात्रा 1930 में, गांधी अरविंद समझौता 1931 में और पूना पैक्ट 1916 में और लखनऊ पैक्ट पूना पैक्ट 1932 में किया गया था, हुआ संपन्न हुआ था। तो इसको याद रखेंगे। 32 का हाफ हो गया 16, तो पूना पैक्ट और लखनऊ पैक्ट ऐसे करके। और
चौरी चौरा एक ही जैसे शब्द हैं दोनों, और यहाँ पर टू टू, तो याद रखेंगे चौरी चौरा दो दो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। 36 नंबर, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो फतेह शाही विद्रोह सारण में हुआ था, सी इसका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो इसका शुरुआत किया गया था जुलाई 1857 में। अगला है 38 नंबर, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? तो ये किया गया था 1929 में, और 1936 में सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। ये बिहार किसान सभा है। तो इसका सोनपुर मेला के समय किसान सभा का विधिवत स्थापना हुआ था, और सहजानंद सरस्वती जी ने जो किया था तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था वो। और इसके हालांकि किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले? तो ये स्वामी सहजानंद ही थे। 39 नंबर है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे हसन इमाम। नेक्स्ट है 40 नंबर, बिहार के किस नगर में 1922 का राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था, डी इसका सही आंसर होगा। कब हुआ था? तो 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन देखते हैं 41, तो ये मैथ है, आप इसे बनाइएगा। इसका सही आंसर होगा 41 का सी, और 42 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 43 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का बी 4, और 45 का सही आंसर 44 का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 45 का सही आंसर हो जाएगा बी, और 46 का सही आंसर हो जाएगा बी। 47 है, 47 का सही आंसर हो जाएगा बी, और 48 का हो जाएगा ए। 49 का सही आंसर हो जाएगा डी, और 50 का सही आंसर हो जाएगा बी। फिर आते हैं जीके की ओर। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे का चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है और वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। तो कौन सा दर्पण प्रयोग कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। अगला 53 नंबर देखते हैं। कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, इसीलिए कोहरा में हम देख नहीं सकते हैं। स्कैटरिंग होता है प्रकाश का, इसीलिए हम कोहरा में हम देख नहीं सकते हैं, धुंधला दिखाई देता है। अगला है 54 नंबर, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। तो ये किया जाता है शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु, पावर लॉस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाई वोल्टेज स्थानांतरण किया जाता है सप्लाई लाइन में। नेक्स्ट 55 नंबर है, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये निर्भर करती है परिधि पर और प्रवाहित धारा पर और तार के पदार्थ पर। तो नहीं किस पे करेगी? फिर तार की लंबाई पर। और फ्यूज तार किससे बना होता है? तो तांबा, टीन और शीशे के मिश्रण से फ्यूज तार बनता है। नेक्स्ट 56 नंबर है, तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है, क्यों? इसलिए क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट 57 नंबर है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं, कब? तो तब जब उसको गर्म किया जाएगा। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण तब खो देंगे जब उसको गर्म किया जाता है। इस तरह वो विचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। नेक्स्ट 58 नंबर है, तप्त ताप अमीटरों का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जा सकता है? तो एसी और डीसी दोनों के लिए किया जा सकता है। अगला है 59 नंबर, फोटोन क्या है?
तो फोटोन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फोटोन ही ये प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है, और दरअसल ये कि प्रकाश का कण है फोटोन, और फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है। नेक्स्ट 60 नंबर है, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन है? तो ये ट्राइटियम है। ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का एकमात्र रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व ट्राइटियम ही है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 61 नंबर है, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन है? तो ये टाइटेनियम युक्त खनिज जो है इल्मेनाइट है। टाइटेनियम युक्त खनिज, टाइटेनियम एक चमकदार चांदी के, टाइटेनियम जो है ये एक चमकदार चांदी के रंग का संक्रमण धातु है। इसे विलियम ग्रेगर द्वारा 1791 में ब्रिटेन में खोजा गया था, और यह स्टील की तुलना में कम घना होता है किंतु बहुत ही मजबूत होता है ये। इसके मुख्य खनिज इल्मेनाइट तथा रूटाइल भी है। अगला 62 नंबर है, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है? तो ये जाइमेज की उपस्थिति में ऐसा होता है। नेक्स्ट 63 नंबर है, जिलेटिन का बहुधा उपयोग, सर्वाधिक उपयोग आइसक्रीम बनाने में ही क्यों किया जाता है? तो आइसक्रीम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है ताकि क्रिस्टल बनने से रोका जा सके, कोलाइडों को अस्थायी करने में अस्थायी किया जाए और क्रिस्टल बनने से रोका जाए। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो ये घी जो है कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। तो ये गैसें कौन सी होंगी? तो ये होगा NO और O2, डीप ब्राउन गैस इसे मिल करके बनेंगे दोनों से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो इनमें से सबसे ज़्यादा क्वथनांक जल का होगा, H2O का। नेक्स्ट है, कीटाणुनाशक गैमेक्सिन किस पर आधारित है? तो गैमेक्सिन जो है ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर आधारित होता है। बी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर है, कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? तो ये आंसर तो पहले ही डिक्लेयर किया गया है, मेथिल सैलिसिलेट। अगला है 69 नंबर, कि यूरिया की पहचान की जाती है। यूरिया की पहचान कैसे की जाएगी? तो बायोरेट परीक्षण के द्वारा यूरिया का पहचान किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट 70 नंबर है, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन है? तो ये इसका हो जाएगा एस्पार्टम। एस्पार्टम जो है सबसे अधिक सफल और सर्वाधिक कृत्रिम मधुरक है, ये आर्टिफिशियल स्वीट है, और ये इतना मीठा होता है कि ये सुक्रोज से भी 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है, और सैक्रीन जो होता है सुक्रोज से 550 गुना मीठा होता है। तो सैक्रीन सर्वाधिक मीठा हो गया। नेक्स्ट है 71 नंबर, थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो किसको प्रभावित करता है? शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये ब्लड को थैलीसीमिया प्रभावित करता है। तो थैलीसीमिया एक ऐसा रक्त विकार है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन का अपर्याप्त मात्रा का उत्पादन करता है। यह एक अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है इसको, जो माता पिता में एक के द्वारा दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है। और अल्फ़ा और बीटा थैलीसीमिया ये 2 प्रकार के होते हैं। थैलीसीमिया 2 प्रकार के होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। नेक्स्ट 72 नंबर है, एंटमीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था होती है, क्या होती है? तो परिपक्व पुट्टी, और एंटमीबा हिस्टोलिका जो है वो पेचिस का कारक होता है। नेक्स्ट 73 नंबर है, इनमें से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो सत्य उभयचर जंतु जो कछुआ नहीं है। कछुआ जमीन के साथ साथ पानी में भी रहता है, लेकिन इसको उभयचर वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है, अतः इसीलिए इसको सत्य उभयचर जंतु नहीं है ये। जबकि टोड, सैलामेंडर ये उभयचर वर्ग में है, मेढक उभयचर वर्ग में है। नेक्स्ट 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है? तो हाइड्रा में ऐसा होता है, रक्त नहीं होता है, और केचुआ और तिलचट्टा में रक्त होता है।
ये लाल नहीं होता, उजला होता है, पर रक्त होता है, और हाइड्रा में रक्त होता ही नहीं है। नेक्स्ट 25 नंबर है, दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए क्या उपस्थित रहता है? तो प्रोटोजोआ उपस्थित रहता है। ये अच्छा क्वेश्चन है ये। 76 नंबर है, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो ये यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। यूरिक अम्ल जो है, यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्सर्जन करने वाले जंतु को यूरिकोटेलिक कहते हैं। अगला है 77 नंबर, नारियल के फलों का फैलाव कैसा होता है? तो मेसोकार्प द्वारा इसका फैलाव होता है नारियल के फलों का। नेक्स्ट है 78 नंबर, द्विबीजपत्री पौधों के तनों में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो ये होते हैं समपार्श्विक रूप में होते हैं। नेक्स्ट 79 नंबर है, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है किस भाग में जब पौधों को उगाया जाता है? तो ये लौहरित माध्यम में क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। नेक्स्ट 80 नंबर है, कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो प्लाज्मिड जो है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। दरअसल प्लाज्मिड एक कोशिका के भीतर एक छोटा डीएनए अणु होता है जो शारीरिक रूप से क्रोमोसोम डीएनए से अलग होता है और स्वतंत्र रूप में दोहरा सकता है। अतः प्लास्टिसिड आनुवांशिकी और जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। 81 नंबर है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं शशि थरूर। अगला है, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ये करंट अफेयर का सेक्शन चालू हो गया अब, जो कि 2021 के अनुसार होगा, इसको 2022 से नहीं कंपेयर करेंगे। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो उस समय ललित कला अकादमी ये उत्तम पछारने थे, अभी भी है ये। अगला है 83 नंबर, किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो ये हाउडी मोदी नाम से बहुत प्रचलित हुआ था। तो ये दरअसल मोटेरा स्टेडियम में किया गया था, जो कि अहमदाबाद में है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये हुआ था नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। और ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम किया गया था, उसके बाद ये नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम इंडिया में हुआ था। 84 नंबर है, भारत के किस शहर में COP14, COP का मतलब हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये 14वां सम्मेलन था, तो इसको COP14 नाम दिया गया। तो ये आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन का उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और बढ़ते रेगिस्तान जैसे मुद्दों का हल निकालना। इस सम्मेलन में निर्णय लेते हुए पीएम मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का आह्वान किया था। अगला 85 नंबर, बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो ये उमंग कुमार थे। 86 नंबर है, चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये जनवरी 2018 में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो SC शर्मा थे, सुरेश चंद्र शर्मा पूरा नाम है, SC शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा। अगला है, डेफ एक्सपो 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। नेक्स्ट 89 नंबर है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई? तो ये नियुक्त की गई थी गौरी सावंत। अगला है 90 नंबर, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में। और नेक्स्ट 91 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ है, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। और ये IMF के पद पर पहुंचने वाली गीता गोपीनाथ जो है, ये दूसरी भारतीय और प्रथम महिला हैं। इसके पहले गीता गोपीनाथ के जगह पर रघुराम राजन भी रह चुके हैं मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में। नेक्स्ट 92 नंबर आता है अब, COP26 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो COP26 सम्मेलन
तो COP26 का सम्मेलन आयोजित हो चुका है ग्लासगो में, और नेक्स्ट 27 जो है COP27 मिस्र में होगा, और 28 जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन किया जाएगा, जो कि 2028 में किया जाएगा। सॉरी, ये इसके बाद किया जाएगा 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, ये हर एक साल किया जाता है। 93 नंबर है, रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है? तो ये सऊदी अरब की आधिकारिक नागरिक है। नेक्स्ट 94 नंबर है, किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92nd एकेडमी अवार्ड ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो ये ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो पैरासाइट को दिया गया 2020 में, और 2021 में नोमैडलैंड को दिया गया। ये 2020 का हो गया, 2021 में नोमैडलैंड को दिया गया था। और 95 नंबर है, स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो किस खेल से संबंधित थे? ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट 96 नंबर है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी जो चर्चा में थी? तो ये सुमन कुमारी थी ये। अगला है 97 नंबर, ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये यूनाइटेड किंगडम में किया गया था 2020 में। और अगला है 98 नंबर, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए हैं? तो ये किए गए थे लुइस ग्लुक। डी नंबर इसका आंसर होगा। अगला 98 नंबर है, 2020 में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन चुने गए थे, भारतीय स्वास्थ्य मंत्री थे तब। नेक्स्ट 100 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था फिनलैंड, और अभी भी वर्तमान में भी फिनलैंड ही है इस पोजीशन पर। 2022 में भी, 21 में भी था। अगला है, कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है, इसके लेखक हैं डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद ए। नेक्स्ट 102 नंबर है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान, जल जीवन हरियाली मिशन का शुरुआत कब किया गया? तो ये किया गया 2 अक्टूबर 2019 को। 103 नंबर है, हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो ये नरेंद्र कुमार सिन्हा किए गए थे, डी नंबर। और वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा है। 104 नंबर है, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया? तो ट्रस्ट में बहुत सारे लोगों को नामांकन किया गया था, तो बिहार से कामेश्वर चौपाल को नामित किया गया था। 105 नंबर है, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्ध योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो ये नालंदा इससे संबंधित नहीं है। दक्षिण बिहार में दरअसल जल संकट के समाधान के लिए बिहार सरकार ने यह योजना की शुरुआत किया था, जिसका नाम था गंगा उद्धरण योजना। अगला 106 नंबर है, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है विजय कुमार चौधरी, डी आंसर इसका हो जाएगा। 107 नंबर है, अनुसंधान एवं विकास R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया बिहार में, वीरपुर में, बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट 108 नंबर है, तीसरा इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था गुवाहाटी में, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 2022 में इसका आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। अगला है 109 नंबर, WHO द्वारा 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो उस टाइम नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था। अगला है 110 नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया है? अभी 2020 में प्राप्त किया कितनी महिलाओं को दिया गया? तो ये 3 महिलाओं को दिया गया, इसमें मनिका बत्रा, विनेश फोगट और रानी रामपाल, इन तीनों को दिया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के तहत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और दरअसल ये अवार्ड 2020 में 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें से 3 महिलाएं थीं।
अगला है 111 नंबर, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक क्षत्रिय वर्णित करती है? तो ये दिव्यावदान है पुस्तक। ये बिंदुसार को क्षत्रिय बताता है और बिंदुसार दरअसल मौर्य वंश से संबंधित था। 112 नंबर है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो 9 शासकों का जिक्र किया गया है इसमें। अगला है 113 नंबर, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और इसके बाद गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था की ओर पतन की ओर दिखाई दिया अर्थव्यवस्था? गुप्त और गुप्त काल के बाद जो आर्थिक स्थिति थी, अर्थव्यवस्था थी, वो गिरती हुई दिखाई दी। किसने ऐसा कहा था? तो यह आर.एस. शर्मा ने ऐसा कहा था। 114 नंबर है, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शहरी दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये ब्राह्मण थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे और उन्हें भूमि अनुदान में दिए गए थे। अगला 115 नंबर है, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो इसे रजिया सुल्तान ने नियुक्त किया था और रजिया सुल्तान के समय बलबन जो था अमीर ए शिकार के पद पर आसीन था और बहराम शाह के समय बलबन अश्वशाला का प्रधान था जिसको अमीर ए अखूर कहते हैं। और बलबन ने सिजदा एवं पैबोस नामक प्रथा चलाई थी जिसका मतलब होता है झुककर अपने राजा को सलाम करना। अगला 116 नंबर है, अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो अकबर के समय बिहार 7 सरकारों में बटा हुआ था। दरअसल अकबर जो है, आईने अकबरी एक पुस्तक है, अब्दुल फजल ने इसको लिखा था, उसमें इसका वर्णन था कि बिहार को 7 सरकारों में बांटा गया है। बिहार जैसे मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण, सारण, इन सभी में बांटा गया है। नेक्स्ट 117 नंबर है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो ये शेरशाह सूरी ने विकसित किया था जिसका मकबरा सासाराम में है बिहार के। अगला 118 है, आलमगीर नामा को किसने लिखा था? तो ये मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम थे, इन्होंने आलमगीर नामा लिखा था। इन्हें औरंगजेब का आधिकारिक इतिहासकार भी कहा गया है। अगला 119 नंबर है, किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया, डिक्रीज कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो 119 का सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, बी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। खिलजी के समय में सैनिकों को अस्थाई पैसा दिया जाता था और अस्थाई सेना रखने के लिए ये प्रचलित था, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है 120 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की प्रथा प्रारंभ किया था? तो सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रारंभ किया था बलबन ने। बलबन दरअसल गैर इस्लामिक ईरानी पद्धति से प्रेरित होकर ही यह सिजदा मतलब सिर झुकाकर नमस्कार करना और पैबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना, तो ये पद्धति बनाया था। अगला 121 नंबर है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो इसका मांग किया था मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। 122 नंबर है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शिद कुली खां ने की थी। अगला है 123 नंबर, अमृत बाजार पत्रिका का संपादक और संस्थापक कौन था? तो अमृत बाजार के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 124 नंबर है, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की स्थितियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया है? तो लॉर्ड कर्जन ने इसको परिभाषित किया है। किसने दास्ता की संस्था रचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया है? तो सैयद अहमद खान ने इसको गलत वर्णित किया है, ये गैर इस्लामिक बताया है, इस्लामों के खिलाफ बताया है दास्ता को। 126 नंबर है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो उसमें विलियम टेलर जो थे वो पटना डिवीज़न के कमिश्नर हो रहे थे।
127 नंबर है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो ये कुंवर सिंह थे, बिहार से लड़ने वाले। तो जगदीशपुर वापसी के क्रम में डगलस इसका पीछा किया था और 21 अप्रैल को डगलस ने हमला किया इन पर, और चूँकि वो पराजित हुआ और कुंवर सिंह वहाँ से भाग निकले थे गंगा पार करके, लेकिन बुरी तरह घायल हो गए थे और बाद में इनकी जख्म के कारण मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट 128 नंबर है, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो अभिनव भारत की स्थापना भी वीडी सावरकर ने किया था और इसको संगठित भी किया 1904 में। विनय दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 129 नंबर, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो ये महात्मा गांधी का ही हो सकता है और वही थे। अब सही है, और मिकिर असम में सही है। अगला 132 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? तो भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है, सही है। जोग जलप्रपात है, जोग या गरसोपा जिसको कहते हैं, जो कि शरावती नदी पर है, उच्चतम जलप्रपात है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में कोवालम सबसे बड़ा समुद्र तट है, ये गलत है। भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट मरीना बीच है, जो कि चेन्नई में स्थित है, और वो कोरोमंडल तट के किनारे 112 किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ है, और यह दुनिया के सबसे लंबे समुद्री तटों में से एक है, शहरी समुद्र तटों में से एक है। और चौथा नंबर है कि महान सीमा भ्रंश गुजरात तथा राजस्थान राज्य में निहित है, तो सही है। 133 नंबर है, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। तो कावेरी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी और हेमावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। गंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 134 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें सही कौन कौन से है? भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सही है। और सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया है, ये गलत है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में नहीं होगा, हरियाणा में होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा सिक्किम में, तब जाकर के पाकिस्तान में होगा, सॉरी पंजाब में होगा। सी नंबर है, मेघालय में 2001 और 2011 की दशकीय जनगणना वृद्धि दर सबसे अधिक रही, सही है। सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई है, ये सही है। तो सही नहीं है कौन? ये पंजाब नहीं होगा इसका आंसर, ये हरियाणा रहता तो सही रहता। अगला है 135 नंबर, इनमें से कौन एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? तो कहवा कर्नाटक, पता है सबको। अगला है 136 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम परसेंटेज किस राज्य में पाया जाता है? तो वह है मिजोरम राज्य में। 94.4% यहाँ पर अनुसूचित जनजाति ST यहाँ पर अवेलेबल है। अगला 136 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही सुमेलित नहीं है सी, नेयर जो है छत्तीसगढ़ में है, ये सही नहीं है। वो केरल में स्थित है, ये छत्तीसगढ़ गलत हो जाएगा। और मुकाम्बिका ये कर्नाटक में है, दलमा झारखंड में है, कोटियागो गोवा में है, ये सारे सही है। अगला है 138 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? तो तिलहन का सर्वाधिक उत्पादक है भारत विश्व में। और 39 नंबर है, रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो अमूर नदी जो है वो प्रशांत महासागर की ओर बहती है, ये रूस की नदी है। 140 है, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, कहाँ पर ये स्थित है? तो ये मलेशिया में स्थित है, कोटा किनाबालू। और नेक्स्ट 141 नंबर है, सूची का मिलान करना है,
तो देखते हैं दस्ते लूट ये कहाँ पर है रेगिस्तान। ये रेगिस्तान है ईरान में, और नूबियन मरुस्थल सूडान में स्थित है। मोजावे मरुस्थल यूएसए में है, और रब अल खाली ये सऊदी अरब में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो ये जलवायु है कौन कौन? तो मध्य कैलिफोर्निया है, उत्तर मध्यम चिली है, और अफ्रीका का दक्षिणी छोर है, उत्तरी न्यूजीलैंड नहीं है। अगला 143 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सत्य नहीं है? तो म्यांमार की राजधानी नेपिदो है, ये सही है। और फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है, ये भी सही है। कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ये गलत है। कोरोसी ज्वालामुखी केनिया में स्थित है, जो कि दक्षिण अफ्रीकी देश है। और जारविस बाकर प्रद्वीप के जावरिस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है, तो ये सही है। 144 नंबर है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में, ये सभी को पता है। नेक्स्ट 145 नंबर है, बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात है? तो ये भी आप सबको पता है, नवादा में है। नेक्स्ट 146 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये शिवहर जिला है। 147 नंबर है, किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना नदी है? तो ये फल्गु का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट 148 नंबर है, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होता है? तो ये होता है किशनगंज में। बिहार में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। वहीं अरवल जिला जो है सबसे न्यूनतम वर्षा वहाँ औसतन होता है। और पूरे बिहार में प्रतिवर्ष औसतन 112 सेंटीमीटर वर्षा होता है। नेक्स्ट 149 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो पूर्णिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये बिहार में 2017-18 में किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? तो ये गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुआ। तो ये था बिहार ऑडिटर का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करें, और यदि ये सीरीज़ ये सेक्शन ये अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीपीएससी के किसी और पीटी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।